तो सबसे पहले मेरा सवाल और पूरी जनता का ही सवाल होगा कि आप अभी दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और जब से दिल्ली से जनकपुर नगर परिषद में आप आए हैं तब से लगातार जनता से मिल रहे हैं, तो जनता से मिल रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, तो अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? जनकपुर नगर परिषद क्या क्या आप देखे और क्या क्या सुधार किया जाना है, इस सब के बारे में बताइए। जनकपुर नगर परिषद के मतलब लगभग सभी जनता का मुख्य सवाल ये है कि रेड पॉइंट जो कि जिससे धूल होता है, प्रदूषण होता है, काफ़ी सारी समस्या उससे होती है। इससे आप क्या कहना चाहिए? शिकायत रहती है कि जब भी चुनावी महापर्व आता है या चुनावी माहौल आता है, हम लोग की अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारे बीच ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं जो शिक्षित हो, समझदार हो और समाज से भी हो। लेकिन इस बार जनकपुर नगर परिषद की जनता के लिए शिकायत दूर होने वाली है कि हम लोगों के बीच ऐसे बहुत से उम्मीदवार है जो शिक्षित भी है, समाज से भी है। इसी में से एक उम्मीदवार है आशीष कुमार जी, जिनसे आज हम मिलने वाले हैं। ये अपने उप सभापति पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। ओके, उनसे जानेंगे पुपरी की जनता के लिए उनका क्या विचार है, पुपरी की जनता के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, सभी के बारे में जानेंगे। हमारे साथ आशीष जी हैं और आशीष जी का हम सबसे पहले अपना पुपरी पेज पर आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर, हम आशीष जी हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय ऐसे दीजिए जिससे आपको पुपरी की जनता सामाजिक और राजनीतिक विषय में आपका जान सके कि आपका क्या विचार है। जी मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, जैसा कि मैंने पिछले कई सारे इंटरव्यू में कहा है। और उन चीज़ों से हटकर इस बार मैं थोड़ा बात करूँगा। मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो केवल कला से हुई है, मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग किया हुआ है। और उसके बाद मैं एक बहुत अच्छी जगह एक स्टार्टअप में एज ए कम्युनिटी मेंबर काम कर रहा था। और फिर सामाजिक प्रेरणा थी मेरे अंदर, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी, और जिसके लिए मैंने अब एक NGO खोला जिसका नाम नई पहल फाउंडेशन है। तो मैं काफ़ी सोशली एक्टिव हूँ। अपने बारे में मैं बताऊँ तो मैं एक एथलीट रहा हूँ और मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक़ है। और मैं अपने कॉलेज के दिनों में बहुत सारे स्टेट में खेलने जाया करता था। तो वो सारी चीज़ें तो मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं उसी चीज़ों को देखते हुए जो सोशल चेंज है, जो समाज में एक मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं इस बार चुनाव में आया हूँ नगर परिषद के। और बहुत सारे एजेंडा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे मैं बात करूँगा। जैसा आप मुझसे सवाल करेंगे उसी के अनुसार, और यही है मेरा संक्षिप्त विवरण। तो सबसे पहले मेरा सवाल और पुपरी की जनता का ही सवाल होगा कि आप अभी दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और जब से दिल्ली से जनकपुर नगर परिषद में आप आए हैं तब से लगातार जनता से मिल रहे हैं, तो जनता से मिल रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, तो अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? जनकपुर नगर परिषद क्या क्या आप देखे और क्या क्या सुधार किया जाना है, इस सब के बारे में बताइए। जी देखिए, मैं जब जनता के बीच जा रहा हूँ तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी रिक्वायरमेंट्स मुझे लगी जो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हुई है और लोगों की, और वो पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मली देखें तो सबसे बड़ी विडम्बना है कि मैं ये देखता हूँ कि जो नगर परिषद का रोड है, जो नगर परिषद कार्यालय का रोड है, उसकी जो जर्जर व्यवस्था है वही इतनी दयनीय है कि इसके आगे चलूँ तो मैं क्या ही बोलूँ। और क्षेत्र का जो हालात है वो कहीं दयनीय है और उसी में सुधार की ज़रूरत है, जिसको देखते हुए मैं इस बार चुनाव में आया हूँ। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के और बहुत सारी शिकायतें हैं, और उसमें सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि सही लोगों का आना जरूरी है, सही सोच के साथ एक सही बदलाव की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मैं वो बदलाव करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे साथ जो विचारधारा है, वो सिर्फ एक इंसान की विचारधारा नहीं, वो एक परिवर्तन की सोच है, आप ऐसा कह सकते हैं। और उसी परिवर्तन के लिए मैं आया हूँ, और ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल कामयाबी हासिल होगी। आप एक शिक्षित उम्मीदवार हैं और डिग्री की बात यही सवाल रहता है कि पुपरी में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है या कॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है नगर परिषद के मतलब कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार प्रत्याशी है, तो आपके ओर से क्या प्रयास रहेगा इसके लिए? जी देखिए, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में तो मैंने जैसे अपने पुराने इंटरव्यूज में भी कहा है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं सबसे ज़्यादा काम करना चाहूँगा, और अभी कर भी रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा ये NGO चलता है, अगर आप कैमरा को इधर दिखा सकें तो ये नई पहल फाउंडेशन है, जिसमें ये इसका ऑफिस है और ये क्लासरूम है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ साथ ये सारे क्लासेस हैं, ये टीचर्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव और एक क्रांति आए, और इसी बदलाव इसी क्रांति के साथ मैं आया हूँ। और मैं
हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की जो चीज़ें हैं ये मेरे अहम मुद्दे हों। और रही बात कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की, तो वो सारे मेरे जहन में है, मेरे एजेंडे में है और वो बिल्कुल मैं लागू करने की कोशिश करूँगा और होगा, बिल्कुल होगा। और देखिए, एक सोच के साथ हम आएंगे तो बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। अपने जनकपुर नगर परिषद में बहुत से मतलब समस्या ऐसे है जो आम जन के सहयोग के बिना मतलब उसको दूर नहीं किया जा सकता। तो आप मतलब आम जनता को कैसे प्रोत्साहित कीजिए, जैसे कि साफ सफाई रखना यह आम जनता का भी कर्तव्य होता है, उसको कैसे प्रोत्साहित करें जिससे वो इसको सहयोग करें? देखिए, आम जनता कहीं ना कहीं एक ये देश स्तरीय कार्यक्रम है जिससे आपको स्वच्छता अभियान से लोग जुड़े हुए हैं और स्वच्छ रखने की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हर एक लोग को करनी चाहिए। और जब मैं पुपड़ी की हालत देखता हूँ नगर परिषद की, तो वो उस मामले में भी बहुत ख़राब है। जगह जगह कूड़े फैले हुए हैं, कूड़ेदान की समुचित व्यवस्था नहीं है। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जब लोग जागरूक हो जाएंगे और जागरूक होने के साथ साथ उनको वो सुविधाएं मिलने लगेगी, जगह जगह कूड़ेदान होंगे, कूड़े के समुचित निष्पादन की व्यवस्था होगी, कूड़े की रिसाइकलिंग प्लांट होंगे, तो बिल्कुल लोग भी उसकी तरफ आएंगे। और मेरे आपके जैसे लोग तो बिल्कुल इस चीज़ को मोटिवेट करते हैं और करते रहेंगे। जनकपुर नगर परिषद का जनता अगर आप सुनती है तो अगले 5 सालों में आप जनकपुर नगर परिषद को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, अगले 5 सालों में मैं जनकपुर नगर परिषद को एक मॉडल टाउन के रूप में देखना चाहता हूँ, जो एक मॉडल पूरे देश में स्थापित हो। अगर मैं देश की बात यहाँ भी करूँ तो राज्य में एक ये मॉडल टाउन के रूप में विकसित हो और उसमें बहुत सारे मुद्दाएं हैं। अगर एक एक हम बात करें तो नशा मुक्ति है। आप देखिए, स्कूल में भी मैंने जगह जगह पोस्टर्स बैनर्स लगाए हुए हैं कि नशा का जो लत है वो इंसान की पूरे जनरेशन को बर्बाद करता है। और आप देखेंगे तो हमारे नगर परिषद में बहुत कारोबार हो रहा है नशे का, जिसमें आप गांजा, चरस, इन सब चीज़ों का। और मुझे लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत तंदुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस स्तर पे हो रही है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो युवाओं पे हो रहा है, क्योंकि युवा जब एक पीढ़ी उसमें जाती है तो वो अपने साथ कई पीढ़ी को ख़राब कर देती है। तो वो सारी चीज़ें मैं सही करना चाहूँगा। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना चाहूँगा। जो शहर का विकास है वो हर चीज़ों पे, सड़क का निर्माण हो, नाले का निर्माण हो, कूड़े का निर्माण हो, विद्यालय खोलने की व्यवस्था हो। एक मॉडल टाउन के लिए जो भी बिजली की व्यवस्था तंदुरुस्त करनी हो, वो सारी चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि उस पर 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग बैठेंगे तो भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी। जैसे कि आप अभी जो बोल रहे थे उससे प्रशासन की बात करें तो आपका कार्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसा होगा? प्रशासनिक व्यवस्था कैसा होगा? मेरा कहने का मतलब ये, जैसे कि अभी कोई जनता या मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना या जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाती है तो उसको निश्चित समय में पूरा करके नहीं दिया जाता, उनको बार बार दोहराया जाता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था आप कैसा करना चाहते हैं? जी देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी पे मैं बात करूँगा तो भारत में लोकतंत्र में ये सब 7 चीज़ें मिलके चलती हैं। आपने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती है और इसको आप लापरवाही और घूसखोरी दोनों से जोड़ कर देख सकते हैं। सो जो कार्यालयों में जो पेपर देने में जैसे डिले किया जाता है, टाइम पे कागजात नहीं मिलते हैं, कागजात मिलने के लिए घूस देना पड़ता है, इंदिरा आवास की योजना हो या किसी भी योजनाओं के लिए पैसे खिलाने पड़ते हैं। तो वो जो घूसखोरी का लेयर है वो मेरे सबसे मुख्य एजेंडे में से एक है कि मैं जो वो लेयर है वो समाप्त करना चाहता हूँ। और वो मैंने अपने आंखों के सामने 2 जगह देखा है और मेरे से तो लेने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, बट क्योंकि उनको पता था कि अगर एक पढ़े लिखे युवक के सामने मैं ऐसी बातें करूँगा या उनको दोहराऊँगा तो वो सारी काली चिट्ठी और पोल खोल के रख देगा। तो वो लोग ऐसे ही को परेशान करते हैं जो जागरूक नहीं है। जैसे आप जनता को जागरूक बनाएंगे, जैसे आप चीज़ों व्यवस्था पे शिकंजा कसेंगे तो अपने आप ठीक होते चला जाएगा। जो करप्शन का लेयर है, जो लोग लापरवाही बरतते हैं, वो सारी ठीक होती चली जाएगी। एक बार प्रशासनिक स्तर से लोगों पर कार्रवाई होनी, उचित कार्रवाई होनी शुरू हो गई बहुत सही तरीके से, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सब कुछ पटरी पे आ जाएगा और पूरी की पूरी जो जनरेशन है वो चेंज हो जाएगी। पूरा एक सिस्टम सही हो जाएगा, एक बदलाव आएगा, क्रांति आएगी और उस क्रांति में सारे लोग सही होते चले जाएंगे।
आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जी। और जॉब भी कर रहे थे, तो आप पढ़ाई और जॉब के दौरान बहुत से ऐसे चीज़ सीखे होंगे जहाँ जिसको आप यहाँ यूज करके समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जहाँ जो आप वहाँ सीखा और यहाँ यूज करेंगे? और बिल्कुल, तो जैसा आपको पता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे साथ एक पूरे इंजीनियर मेरे दोस्तों का कारवा है। मेरे पास सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, हर एक फील्ड के इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुझे हमेशा सरकारी तंत्रों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और मेरे पास खुद बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में, मेरे नॉलेज में, और मेरे ऐसे लोग हैं जो सारी चीज़ों को मेरे एक बार कहने पे पूरा का पूरा कारवा आ जाएगा और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आराम से हो सकता है। उसमें जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं उसके साथ चीज़ें चल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक इंजीनियर से बेहतर तो शायद ही कोई कर सकता है। तो ये आपका सालाना सैलरी लगभग 25 लाख का, आप यहाँ तो मतलब जब आप उत्तरापति बनेंगे तो सैलरी तो बहुत कम होगा। जी देखिए, जब जैसा मैंने कहा कि मैं एक बदलाव के लिए आया हूँ, एक सोच के लिए आया हूँ। आशीष कुमार एक सोच है और एक युवाओं के लिए एक मैं आदर्श के रूप में अपने आप को देखना चाहता हूँ, जहाँ पे लोग जैसे हम अपने ऊपर के लोगों को आदर्श मानते हैं, जहाँ पे लोग आप को पैसे से ना तौले, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है जिससे मुझे खुद बैकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बदलाव जरूरी है और वो यहाँ से निकलता है। मतलब इसको मैं बहुत विस्तार में नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, जो 2 लाख सालाना पैकेज मैंने छोड़ा है, उसका मुझे तनिक भी गम नहीं, तनिक भी अफसोस नहीं, क्योंकि मैं लोगों के बीच रह के काम करना चाहता हूँ। और मुझे तब और ज़्यादा खुशी होगी जब मैं उसको एक मॉडल टाउन के रूप में जनकपुर रोड पर विकसित देखूँगा, सबको खुशहाल पाऊँगा, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाऊँगा। तो उस दिन मुझे लगेगा कि जो मैंने त्याग किया है वो कहीं न कहीं सफल है। ऐसा कोई विशेष जो आप अपने क्षेत्र के बच्चे और युवा के लिए मतलब करना चाहते हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था मैंने कर रखी है। 150-200 युवाओं को मैंने दिल्ली में रोजगार दिलवाया हुआ है और आगे भी मैं दिलवाता रहूँगा उस चीज़ को। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचता है, और बीच का जो एक लेयर है वो पूरे सिस्टम को ख़त्म करता है। इन सब चीज़ों को सही करके मुझे लगता है मैं हज़ारों रोजगार को क्षेत्र में ला सकता हूँ, लघु उद्योग क्रिएट करके मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। आप अगर इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लघु उद्योग क्रिएट करने का कोशिश किया था, जिसमें एक बल्ब निर्माण का ये था, LED निर्माण का। और आप इधर देखेंगे तो ये LED निर्माण का मैंने पूरा व्यवस्था यहाँ पे रखा हुआ था, जिसमें यहाँ पे बल्ब बनता है और उस बल्ब को युवा जाके बेचते हैं और वहाँ से जो कमाई होती है उनसे उनका रोजगार चलता है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा करते रहना चाहूँगा और करता रहा हूँ। ठीक है, उसको बड़े स्तर पर ले जाने के लिए ये नगर परिषद मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सही प्लेटफॉर्म है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ यही संदेश मैं दूंगा लोगों को कि आप आएँ और बिल्कुल एक सही व्यवस्था के साथ आएँ। मुझे मैं तो कहूँगा मुझे चुने और एक सिस्टम में बदलाव देखें, पूरा नगर परिषद एक बदलाव देखेगा। और जनकपुर नगर परिषद के मतलब लगभग सभी जनता का मुख्य सवाल ये है कि रेड पॉइंट जो कि जिससे धूल होता है, प्रदूषण होता है, काफ़ी सारी समस्या उससे होती है। इससे आप क्या करना चाहते हैं? इससे आपका कदम क्या होगा? देखिए, रेड पॉइंट के मुद्दे पे जैसे मैंने पहले भी बात किया था कि ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और मैं इस पे बहुत क्लोजली मैंने काम करना भी स्टार्ट किया है। और कई सारे मेरे मित्र हैं जिनसे मैंने इन संदर्भ में बात की है और मेरे कई सारे कांटेक्ट हैं। जो देखिए, मैं बहुत हवाई बातें नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि मैं दिल्ली में रहता आया हूँ और मैं पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव था, तो कई सारे ऐसे लोगों से मेरे संपर्क हैं जिनसे मैंने इस विषय में बात की है और बिल्कुल ये सॉल्व हो सकता है। अपने क्षेत्र के बहुत दिग्गज लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने इस मुद्दे को जो ख़त्म कर सकते थे और उन्होंने ख़त्म होने नहीं दिया, क्योंकि उससे उनका लाभ है, व्यक्तिगत लाभ है
और इस वजह से ये क्षेत्र के लिए दिनों दिन बढ़ता जा रहा है समस्या और वो सॉल्व हो नहीं रहा। तो बिल्कुल मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से कांटेक्ट में हूँ जो इस चीज़ को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं। उन लोगों को बिल्कुल दर्द होगा जिनसे फ़ायदा पहुंचता है ऐसे लोगों को, लेकिन पूरी जनता के लिए उन पर्सनल लोगों को ये त्याग तो करना पड़ेगा। अपने पर्सनल हित के लिए अगर पूरे क्षेत्र को आप बर्बाद कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है और इस पे बिल्कुल काम होगा। और मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि कोई भी मतलब समाज को मतलब नई दिशा देने के लिए बिना आम जनता के सहयोग से संभव नहीं। तो आम जनता सब क्या अपील करना चाहते हैं इसके लिए? ठीक है, आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। और देखिए, संघर्ष तो हर जगह है। उसी पे एक छोटी सी कविता है जो मैंने अपने लिए लिखी है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने जीती रातों से जंग वही सूर्य बनकर चमकता है। तो मुझे वही सूर्य बनना है, वही संघर्ष करना है। और बिल्कुल जीवन में संघर्ष है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। और मुझसे जितना संघर्ष होगा मैं वो संघर्ष करूंगा और वो संघर्ष जनता की भलाई के लिए होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए होगा। मातृभूमि और जन्मभूमि का जो कर्ज है, कहीं ना कहीं मैं वो कर्ज उतारना चाहता हूँ और इसके लिए आप ताउम्र काम करते रहेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। तो इसी विनती के साथ मैं सबसे कहूँगा कि नगर परिषद के विकास के लिए मुझे चुने और एक मॉडल टाउन के रूप में स्थापित करने का इस क्षेत्र को मुझे अवसर प्रदान करें। तो ये थे हमारे साथ आशीष कुमार जी जो उप सभापति पद ग्रहण करते हैं, जनकपुर नगर परिषद से अपना नॉमिनेशन दिए हैं।